एक समय की बात है, एक लड़का सुनसान सड़क से अपने घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है और वो गाड़ी रोक देता है। और उस लड़की के पास जाता है और वो लड़का वापस अपनी गाड़ी से पानी लेकर आता है। वो उस लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारता है और उस लड़की को होश आ जाता है। आप कौन है? मेरा नाम ऋषभ है और मैं अपने घर जा रहा था, तो आप मुझे यहाँ रास्ते में बेहोश पड़ी हुई मिली। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। मेरा नाम निशा है। मैं अपने घर जा रही थी और मैं रास्ते में गिर पड़ी। मुझे कुछ पता नहीं। चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। जी, मैं चली जाऊंगी। देखो, रात बहुत हो चुकी है और रास्ता भी ठीक नहीं है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। निशा उसके साथ चल देती है। ऋषभ घर पहुंचकर, निशा, ये है मेरा घर और ये मेरी माँ है। माँ, ये निशा है और ये मेरी छोटी बहन सपना है। बेटा, ये तूने अच्छा किया जो इसे घर ले आया। वहाँ रास्ते में पता नहीं इसके साथ क्या होता। माँ निशा से पूछती है, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ जी, मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये सुनकर ऋषभ की माँ को निशा के ऊपर दया आ जाती है और वो निशा से कहती है, अब से तुम यहीं रहना और अपने आप को कभी अनाथ मत कहना। अब से मुझे ही अपनी माँ समझना। निशा खुशी से रोते हुए, जी माँ जी। निशा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। रात भी बहुत हो चुकी है। अब तुम सब सो जाओ। मैं निशा को उसका कमरा दिखा देता हूँ। निशा, ये तुम्हारा कमरा है। और ये कहकर ऋषभ सोने चला जाता है। रात को घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। तभी निशा अपने कमरे से निकलकर सपना के कमरे में जाती है। वो देखती है कि सपना गहरी नींद में सोई हुई है। वो सपना के पास जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो निशा नहीं, एक डरावनी चुड़ैल होती है और वो सपना के पास जाती है और उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ाकर खून पीने लगती है। तभी सपना की आंख खुल जाती है। सपना बुरी तरह चीखती है, चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे छोड़ो। अभी कैसे छोड़ दूं? अभी तो मेरी प्यास भी नहीं बुझी है। अभी तो मुझे तेरा गरम खून पीना है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तेरा खून पीऊंगी तभी तो मुझे ताकत मिलेगी। और चुड़ैल खून पीकर गायब हो जाती है। अगली सुबह, ऋषभ, सपना, निशा कहाँ रह गए? नाश्ता लग गया है, सब आ जाओ। ऋषभ आ जाता है। माँ ऋषभ से कहती है, देखना तो ये सपना कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। माँ, मैं अभी देखता हूँ। तभी सपना भी आ जाती है। सपना, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक से नहीं लग रही। सपना मन ही मन सोचती है कि रात वाली बात माँ को बता देती हूँ, पर कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगी और सपना किसी से कुछ नहीं कहती। तभी, सपना, तुम इतनी कमजोर सी कैसे लग रही हो? और ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ और गर्दन में कुछ चोट लग गई होगी। और सपना नाश्ता करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। आज सपना को क्या हुआ? इसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया और ठीक से बात भी नहीं की। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी, और कुछ नहीं। तुम हम सबकी ज्यादा चिंता करती हो ना, बस, और कुछ नहीं। निशा, तुम भी नाश्ता कर लो। माँ जी, पहले आप कर लीजिए, मैं कर लूंगी। अब तो ये मेरा भी घर है। हाँ, क्यों नहीं। दोपहर का समय है। माँ अपने घर के गार्डन में घूमने जाती है तो माँ की नजर एक काली बिल्ली पर पड़ती है। बिल्ली माँ को देखकर उसके आगे पीछे घूमने लगती है। माँ बिल्ली को बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है, पूसी, पूसी, और बिल्ली भी माँ के पैर चाटने लगती है। माँ बिल्ली को घर में ले आती है और निशा को आवाज लगाती है, निशा, जरा इधर तो आना, देखो ये बिल्ली कितनी भूखी लगती है। अरे माँ जी, ये बिल्ली आपको कहाँ से मिल गई? अरे मुझे ये गार्डन में मिली, मैंने इसका नाम पूसी रखा है। अच्छा है ना? अच्छा है। निशा, तुम इसे दूध पिला दो, इसे भूख लगी है। और माँ ये कहकर निशा पूसी को दूध पिला रही होती है। निशा पूसी को देखकर अपने असली रूप में आ जाती है।
बड़े दिनों बाद किसी का खून पीने को मिलेगा। आज पूसी का ही सही। पूसी चुड़ैल को देखकर म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगती है और तभी ऋषभ आ जाता है। चुड़ैल फिर निशा बन जाती है और पूसी निशा से छूटकर भाग जाती है। आज तो तू बच गई, पर रात को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही रात होती है, निशा अपने कमरे में एक तांत्रिक पूजा कर रही होती है। उसने पूसी को भी पकड़ रखा होता है। वो अपने असली चुड़ैल रूप में होती है। वो बेहद डरावनी लग रही होती है और मंत्र जाप कर रही होती है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। और वो जिंदा पूसी का खून पीने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब मैं और जवान बन जाऊंगी और कभी नहीं मरूंगी। मैं अमर हो जाऊंगी, बस अगली अमावस तक, और फिर मैं अमर, फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा। अगली सुबह माँ अपने गार्डन में घूमने के लिए जाती है तो वो पूसी को मरा पड़ा हुआ देखकर बुरी तरह चीखती है। हाय मेरी पूसी, तुझे किसने मार डाला? हाय मेरी पूसी। और माँ पूसी को लेकर रोती है। माँ, किसी जानवर ने पूसी को मार डाला होगा। और निशा अंदर ही अंदर खुश होती है। माँ परेशान ना हो, अब होनी को कौन टाल सकता है। आप अंदर चलिए। और अगले दिन निशा, क्या बात है, आज तुम बदली बदली सी लग रही हो। निशा ये सुनकर थोड़ा डर जाती है और कहती है, मतलब? अरे डरो मत, मेरे कहने का मतलब है कि तुम आज पहले से भी ज्यादा कम उम्र की लग रही हो। तुम दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। निशा मन ही मन में यही तो चाहती हूँ, सबसे खूबसूरत और जवान। और निशा मुस्कुराने लगती है। मैं खाना लगाती हूँ, तुम खाना खा लो। निशा ऋषभ की प्लेट में खाना निकाल कर देती है। ऋषभ खाना खाने लगता है। निशा, जरा चाकू तो देना, सेब काटना है। ऋषभ सेब काट कर खा रहा होता है तो ऋषभ की उंगली कट जाती है तो ऋषभ की उंगली से खून बहने लगता है। खून देखकर निशा बेचैन हो जाती है और ऋषभ की उंगली से टपक रहा खून पीने लगती है। निशा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और अपनी उंगली निशा से छुड़ा लेता है। ऋषभ निशा की ये हरकत देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। ये निशा को क्या हुआ? कितना अजीब सा बर्ताव कर रही थी। और जैसे ही रात होती है, निशा को बेचैनी होने लगती है। निशा अपने कमरे में जाकर फिर तांत्रिक पूजा करने लगती है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। निशा जब पूजा कर रही होती है तभी ऋषभ की माँ पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। अरे, इतनी रात में निशा के कमरे की लाइट कैसे जल रही है? और माँ निशा के कमरे के पास जाती है तो माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ देखती है कि निशा तांत्रिक पूजा कर रही है और वो निशा से चुड़ैल में बदल जाती है। वो खून से भरा एक लोटा उठाती है और पीने लगती है। ये सारा नजारा देखकर माँ की चीख निकल जाती है। चुड़ैल माँ को देख लेती है और माँ का गला पकड़ लेती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझे देख लिया, अब मैं तेरा गर्म खून पीऊंगी। मुझे जाने दे, मैंने तो तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी और तू मुझे मारना चाहती है। मुझे रहने के लिए घर की जरूरत थी और तेरे घर से अच्छी जगह मुझे और कहाँ मिल सकती थी। और चुड़ैल माँ को गर्दन से कसकर पकड़ लेती है। मर गई रे, छोड़ मुझे, अरे छोड़ मुझे। अपनी माँ की आवाज सुनकर ऋषभ और सपना आ जाते हैं। माँ को चुड़ैल के हाथों में पकड़ा देख सपना तांत्रिक बाबा को लेने चली जाती है। चुड़ैल, छोड़ मेरी माँ को। अभी तो मुझे गर्म खून पीना है, कैसे छोड़ दूं बुढ़िया को? पहले इसका खून पी लूं, फिर तेरा पीऊंगी। छोड़ मेरी माँ को, मुझे तो तेरे ऊपर पहले ही शक था, अब तेरा खेल खत्म। चुड़ैल अपना लंबा हाथ करके ऋषभ को भी पकड़ लेती है। तभी सपना अपने साथ एक तांत्रिक बाबा को लेकर आती है और कहती है, मुझे तो तेरे बारे में सब पहले से ही पता था। अब देख, मैं तांत्रिक बाबा को लेकर आई हूँ, अब तेरा ये खेल खत्म। तांत्रिक बाबा अपने हाथ में लोटे से पानी लेकर मंत्र पढ़ने लगता है और चुड़ैल पर फेंकता है। जैसे ही मंत्र पढ़ा हुआ पानी चुड़ैल पर पड़ता है, चुड़ैल ऋषभ और माँ को छोड़ देती है। ए तांत्रिक, तू मारेगा मुझे, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तेरा खून पीकर तुझे भी मार डालूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये ले। तांत्रिक अपनी शक्तियों द्वारा त्रिशूल चुड़ैल के पेट में गाड़ देता है और चुड़ैल राग बनकर हवा में उड़ जाती है।
रीना की अभी अभी शादी हुई थी और वो अपनी नई जिंदगी को शुरू करने के लिए बहुत खुश थी। शादी के बाद रीना पहले दिन सुबह सुबह उठती है और सोचने लगती है, भगवान, बस अब ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। शादी से पहले मेरी सौतेली माँ ने जिंदगी भर मुझे तंग किया और मैं कभी सुकून से नहीं जी पाई, पर अब मेरी आपसे विनती है कि यहाँ ऐसा कुछ ना हो। मैं अब सिर्फ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। रीना का पति विकास अभी भी सो रहा था। रीना उठती है और चाय बनाने चली जाती है। रीना की सास रीना से कहती है, अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, चाय तो मैं ही बनाऊंगी, आप जाकर अब आराम करिए बस। रीना की सास चली जाती है और रीना चाय नाश्ता बनाने लगती है। इतने में रीना का पति विकास भी उठ जाता है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। माँ, हमने नई कार तो ले ली, पर हमारी पुरानी कार से मुझे अभी भी बहुत लगाव है। रीना, तुम्हें पता है, वो हमारी पहली कार थी और बचपन से वो मेरे साथ ही है। रीना की सास कमला कहती है, हाँ बेटी रीना, वो कार हमने हमारी शादी के वक्त ली थी। रीना सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस कार को फिर से ठीक करवा कर उसे कैब की तरह इस्तेमाल करूं। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि मैं उस कार को कैब की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं उसे किसी गरीब को कैब वाली टैक्सी की तरह चलाने के लिए दे दूंगा। इससे हमारी पुरानी कार कई लोगों के काम आ सकेगी और हमारा भी थोड़ा तो फायदा हो ही जाएगा। वैसे मुझे तो ये विचार बुरा नहीं लगा। तुम क्या कहती हो रीना? आप लोगों को जो ठीक लगे। वैसे मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। सब लोग इसके लिए मान जाते हैं और विकास अपनी नई कार से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में विकास अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। यार संजय, मुझे कोई अच्छा कार रिपेयर करने वाले का पता बताना। मुझे अपनी पुरानी कार सही करवानी है। अरे, मैं एक बहुत अच्छे कार ठीक करवाने वाले को जानता हूँ। वो तेरी पुरानी कार को एकदम नई जैसी बना देगा और तो और मुफ्त में उसे नया पेंट भी कर देगा। अच्छा, तो जल्दी से मुझे उसका पता बताना। मैं आज ही लौटते में उससे मिलने जाऊंगा। हाँ, वो तो ठीक है, पर उसकी दुकान और घर यहाँ से थोड़ा दूर है और रास्ता भी काफी खराब है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, तो थोड़ा संभल कर जाना। संजय विकास को कार ठीक करने वाले का पता बता देता है और ऑफिस के बाद विकास बताए पते पर चला जाता है। पर थोड़ी ही देर में विकास उस कार ठीक करने वाले आदमी की दुकान पर पहुंच जाता है और उस आदमी को पूरी बात बता देता है। आप चिंता मत करिए, मैं कल खुद आपके घर आऊंगा और आकर आपकी कार ठीक करूंगा और उसे कैब की तरह ही सजा दूंगा। विकास ये सुनकर खुश हो जाता है और वापस घर जाने के लिए लौटने लगता है। पर लौटते वक्त विकास की कार के ब्रेक्स अचानक से बीच रास्ते में फेल हो जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये बीच रास्ते में कैसे बंद हो गई मेरी नई कार? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और विकास की गाड़ी को टक्कर मार देता है। विकास वहीं मर जाता है। जब विकास के घर पर ये बात पता चलती है तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। अब मैं क्या करूंगी? अभी अभी तो मेरी शादी हुई थी, अभी तो मेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। हे भगवान। रीना जोर जोर से रोने लगती है और कमला उसे चुप कराती है। 2 दिन बीत जाते हैं और अभी भी विकास के घर पर मातम छाया हुआ था। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। रीना जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने वही कार ठीक करने वाला आदमी खड़ा था। जी मैडम, मेरा नाम हरिया है और विकास जी ने मुझे यहाँ आकर उनकी पुरानी कार ठीक करने के लिए कहा था। जरूर ये उसी दिन की बात होगी जब विकास सुबह सुबह हम लोगों से कार सही कराने को बोल कर गया था, तभी उसने इसे बुलाया होगा, विकास के पिताजी कहते हैं। ठीक है, अगर विकास की यही आखिरी इच्छा थी तो आप वो पुरानी कार को एकदम नया जैसा बना दो। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे हम आपको दे देंगे। हाँ पापा, उनकी यही आखिरी इच्छा थी कि वो पुरानी कार कैब की तरह चले। हम उसे किसी गरीब आदमी को चलाने के लिए भी दे देंगे। तभी हरिया कहता है, हाँ मेम साहब, वैसे मेरा एक भांजा है, विकास जी ने कहा था कि उसी को कैब वाली टैक्सी चलाने के लिए भी दे देंगे। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। हरिया चुपके से अपने भांजे को फोन करके वहाँ बुला भी लेता है। सुन भांजे, अब शायद तुझे नौकरी मिल जाए, जल्दी से मेरे बताए पते पर आजा। हरिया फोन काट देता है और तभी वहाँ पर रीना, कमला और रीना के ससुर जी आ जाते हैं। अरे वाह, गाड़ी तो सचमुच में एकदम नई जैसी लग रही है। हाँ, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ये हमारी वही। तभी वहाँ पर हरिया का भांजा आ जाता है। अरे तुम कौन हो? जी ये मेरा भांजा है। विकास जी ने वादा किया था कि वो इसे ही कैब चलाने के लिए देंगे और हमारी गरीबी देखकर उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ महीने तक हमसे कैब चलाने के पैसे भी नहीं लेंगे।
अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, फिर तुम ये कैब चला सकते हो बेटा। वैसे हरिया जी, गाड़ी सही करने के कितने पैसे हमें आपको देने हैं? वो मेम साहब, आपको सिर्फ मुझे 1 लाख रुपए देने हैं। हाँ मेम साहब, वो विकास जी को एक गाड़ी बहुत प्यारी थी ना, उन्होंने तो हमसे यही कहा था, बाकी आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। नहीं नहीं, जो विकास ने कहा था वही होगा। कमला हरिया को पैसे दे देती है और हरिया और उसका भांजा वो गाड़ी और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मम्मी, पापा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर रीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उधर हरिया का भांजा श्याम हरिया को घर छोड़कर कैब चलाने लग जाता है। रास्ते में श्याम को एक सवारी दिखती है तो श्याम उसे बिठा लेता है। वो एक लड़की थी। भैया, मुझे ना यही पास वाले शॉपिंग मॉल तक ले चलिए। हाँ हाँ मैडम, अभी ले चलता हूँ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये गाड़ी हवा में कैसे उड़ रही है? बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी गाड़ी तेजी से जमीन पर गिरती है। गाड़ी के जमीन पर गिरते ही लड़की जल्दी से कार से निकलकर भाग जाती है। हे भगवान, ये आखिर अभी अभी हुआ क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी श्याम को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक भूत बैठा दिखाई देता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले जल्दी से मेरी गाड़ी से उतर और पीछे आकर बैठ। अब ये गाड़ी मैं चलाऊंगा, समझा तू? श्याम ठीक वैसे ही करता है जैसे भूत कहता है। श्याम पीछे बैठ जाता है और भूत बहुत तेजी से हवा में गाड़ी उड़ाने लगता है। भूत गाड़ी को उड़ाते हुए हरिया की दुकान तक ले जाता है और दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा कर देता है। अरे ये श्याम यहाँ फिर से क्यों लेकर आ गया गाड़ी को? ये मेरा कामचोर निकम्मा भांजा भी ना, इतनी मुश्किल से तो ऐसे ही ये कैब दिलवाई थी। जा, गाड़ी से नीचे उतर और अपने प्यारे हरिया मामा को आकर गाड़ी में बैठने को कह। कोई भी चालाकी दिखाई तो वहीं दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। श्याम डरते डरते गाड़ी से उतरता है और हरिया के पास जाता है। जब हरिया की नजर ड्राइवर वाली सीट पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भूत भूत बचाओ! अरे मामा, इससे पहले वो भूत हमें कच्चा चबा ले, उससे पहले चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठ जाओ, वरना वो भूत यहाँ आ जाएगा। हरिया श्याम की बात सुन लेता है और उसके साथ जाकर भूतिया कैब में बैठ जाता है। भूत गाड़ी को फिर से हवा में उड़ाने लग जाता है। भूत गुस्से से हरिया की तरफ देखता है। मैं तुम लोगों को एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ से मैं इस कार को सीधा नीचे जमीन पर फेंक दूंगा। क्या? पर क्यों? हमने क्या किया? ओह, भोले तो तुम लोग ऐसे बन रहे हो जैसे जानते ही नहीं कि तुमने क्या किया। हाँ हाँ, हम नहीं जानते कि हमने क्या किया। तुम ही क्यों नहीं बता देते हो कि हमने ऐसा क्या किया जो तुम हमारे पीछे पड़े हो? भूत गाड़ी को एक बड़ी बिल्डिंग की छत पर ले जाकर उसके कोने में खड़ी कर देता है। ठीक है, मैं ही बताता हूँ, और अगर इसके बाद तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं कार को सीधा नीचे फेंक दूंगा। नहीं नहीं, हम सिर्फ सच बोलेंगे। आप पूछ लीजिए जो पूछना है भूत जी। तो बताओ, विकास को किसने मारा? क्या क्या बकवास है ये? हरिया का एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं। भूत गाड़ी को और आगे बढ़ा देता है जिससे गाड़ी बस नीचे गिरने ही वाली होती है। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। मैंने विकास को मरवाया था ट्रक से ताकि मैं उसके घर जाकर उसकी गाड़ी ठीक करने का 3 गुना ज्यादा पैसा ले सकूं। और यही नहीं, मुझे अपने भांजे को नौकरी दिलाने का भी अच्छा मौका मिल गया था, बस इसीलिए। पर इस श्याम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब मेरा ही किया धरा है। क्या मामा, मुझे नहीं पता था कि आप पैसे के लिए किसी की जान तक ले सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तूने मेरे घर जाकर उनसे इतने पैसे लिए और उनसे एक गाड़ी लेकर उन्हें बेवकूफ बनाया। क्या तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। मैं विकास हूँ। मरने के बाद मैं भूत बन गया और मैंने सब देखा कि कैसे तूने मेरे परिवार को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरे घर वाले देंगे। मैं अब ये गाड़ी अपने घर लेकर जाऊंगा और तुझे सबके सामने सच बोलना पड़ेगा। भूत गाड़ी को अपने घर ले जाता है और कमला, रीना और उसके पिता गाड़ी की आवाज सुनकर घर के बाहर आ जाते हैं। गाड़ी में से हरिया, श्याम और भूत निकलता है। हे भगवान, ये तो भूत है। तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है। हरिया ललिता, रीना और विकास के पिता को पूरी कहानी सुना देता है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। विकास के पिता पुलिस बुलाकर हरिया को जेल भिजवा देते हैं। विकास की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो चला जाता है। रीना और कमला श्याम को ही कैब चलाने को दे देते हैं और सब कुछ